हिंदी साहित्य में सुनिए सुमन बाजपेयी की लिखी हुई कहानी क्या वो बेवफाई थी। सुमन बाजपेयी जी एक स्वतंत्र लेखिका, पत्रकार, संपादक, अनुवादक, यात्री और कहानीकार हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर 17 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और लगभग 160 पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। उनका स्तंभ द कल्चर्ड ट्रैवलर दक्षिण एशिया की अनेक यात्राएं जानने वाला एक स्तंभ है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अमलतास भरी गर्मी में फूलता है। जब सारी प्रकृति कुम्हलाई होती है तो ये रेशमी बसंती फूलों का आंचल फैलाए गर्व से लहला रहा होता है। लेकिन अमलतास के फलने फूलने से पहले जब उस पर पतझड़ आता है तो वो क्रम भी कुछ कम रुचिकर नहीं होता। अप्रैल के आरंभ में इस पेड़ में लटकती 2 फुट जितनी फलियों का हरा रंग धीरे धीरे काला होने लगता है और फिर अमलतास के सूखे पत्ते झड़ने लगते हैं। पतझड़ की ये प्रक्रिया 15 दिनों तक चलती है। काली पत्तियों के साथ ठूंठ बना अमलतास उस समय उदास हो जाता है। उसे पता होता है कि इस समय कोई उसे देखेगा तक नहीं। उस समय जो उसकी स्थिति होती है उसे देख कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता है कि कुछ दिनों बाद वो पीले फूलों से इस तरह लद जाएगा कि उसे देख इंसान के भीतर खुशी की असंख्य कलियां खिलने लगेंगी। उसे देख तब लगता है मानो पीले झूमर लटक रहे हों और हर ओर उनकी दमक फैल रही हो। दिलचस्प बात तो ये है कि जब तक उसकी एक एक काली पत्ती गिर नहीं जाती, नई पत्तियां उस पर नहीं आती हैं। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में गोल्डन शावर कहा जाता है। जैसे ही उसकी आखिरी पत्ती गिरती है मानो एक चमत्कार सा हो जाता है। रातों रात ही सब बदल जाता है। महीन हरी गोल झरबेरी के झुंड कुछ ही दिनों में अमलतास के पेड़ को मखमली, पीली, चिकनी, कोमल पंखुड़ियों के असंख्य समूहों की कतारों से लाद देते हैं। उसकी छाँव में आते ही एक सुकून सा छा जाता है और उन पीले झूमरों की खुशबू मन को आनंदित कर देती है। वो न जाने क्या क्या सोचते हुए कहाँ पहुँच गए थे और न जाने वर्तमान में नए बने निराशा के कितने दरवाज़ों को खोलते हुए अतीत की सांकलों को खटखटाने ही वाले थे, जिन्होंने उनके सुखी जीवन में उदासी पैदा कर दी थी कि उनके मन को शायद अमलतास ने पढ़ लिया और हवा का झोंका आया और अमलतास ने अपने पीले जादुई गुच्छों से अंजुरी भर पंखुड़ियाँ उनके सिर पर बिखेर दीं, मानो आश्वस्त करना चाहता हो कि सब ठीक हो जाएगा। उनकी शादी की सालगिरह है पर घर में एकदम सूनापन छाया हुआ है। कई बार फ़ोन करने पर भी मीता ने आने से मना कर दिया था। इस उम्र में वो कितनी बहस कर सकते हैं आखिर। कोई अल्हड़ उम्र तो है नहीं जो रूठना मनाना चलता रहे। फिर कुछ समय सारी नाराज़गी को भूल एक दूसरे की बाहों में समा जाएं। पर आंगन में खिले हुए अमलतास को देख न जाने क्यों राजन के मन में उम्मीद जगी थी कि वो आज तो लौट ही आएगी। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद मीता का चला जाना खलेगा ही। दोनों बच्चे विदेश में बस चुके हैं। आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि बच्चे अपना कैरियर बनाते बनाते फुर्र से उड़ जाते हैं। माँ बाप यही सोचकर तसल्ली कर लेते हैं कि चलो वे अपने सपनों को जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। पतझड़ अचानक ही आ गया था उनके महकते जीवन में। बच्चों के जाने के बाद एक तरह से जिम्मेदारी पूरी होने के बोझ से दोनों ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रहे थे। राजन को रिटायर होने में अभी 3 साल बाकी थे और मीता को 5 साल। प्रोफेसर है मीता और वो एक सरकारी अफसर। सुखमय ही कहा जा सकता है उनका जीवन। आर्थिक सुरक्षा, अपना घर, बैंक में सेविंग्स और सेटल्ड बच्चे। खिले फूलों की पत्तियों के काले होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। राजन, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है, क्यों ना इस बार बड़ी पार्टी रखें। बच्चों के जाने के बाद से घर में रौनक ही नहीं जमती। रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों सबको बुलाते हैं। मैं चाहती हूँ घर में भी कुछ नई साज सज्जा की जाए। पुराना इतना बेकार का सामान पड़ा है उसे हटा देती हूँ। मीता को पिछले दिनों सफाई का भूत चढ़ा था। उसके बाद तो हर अलमारी, संदूक, दराज, दुछत्ती की सफाई शुरू हो गई थी। छोटी लॉबी के ऊपर बनी म्यानी पर भी उसने नौकर को चढ़ा दिया था। उसमें कुछ खास रखा तो नहीं था, इसलिए उसके दरवाजे सदा बंद ही रहे। धूल मिट्टी, जाले और कुछ गत्तों के डिब्बे हटाते हटाते रामू के हाथ लगी एक जंग लगी अटैची नुमा संदूक जी। बाहर फेंक दो सब सामान, राजन ने कहा था। ये अटैची तो मेरे स्कूल के समय की है। पता नहीं अम्मा कब इसे गांव से यहाँ ले आई थी।
एक समय में मैं इसमें हर कागज़ को संभाल कर रखता था। अरे फेंकने से पहले देख तो लो, क्या पता कोई ज़रूरी कागज़ अभी भी रखा ही हो। मीता ने चुटकी ली थी। तुम ही देखो, सारे ज़रूरी कागज़ तो अब तुम्हारी ही कस्टडी में रहते हैं मैडम। राजन को क्या पता था कि उनका मजाक उन्हीं के अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। शाम की सैर कर जब वो लौटे तो मीता बुद्ध बनी बैठी थी। उसके सामने वही संदूकची खुली थी और हाथ में कागज़ था। उसके बाद वो उसे रोक नहीं पाए। राजन को लगा कि अमलताज बन गए हैं वो, एकदम अकेले उदास। पर अच्छा ही है, उस पर सब कुछ रिक्त होने के बाद ही तो फूल आते हैं। मीता के जाने के बाद से एकदम टूट से गए हैं। ये भी कोई उम्र है अकेले रहने की। साथी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा अभी तो होती है। मीता को दोष नहीं दे सकते, गलती उनकी ही है। पर बस यही सोच हैरानी होती है कि कागज़ के टुकड़े पर लिखी कुछ पंक्तियों को पढ़ मीता ने उनके साथ बिताए हर खुशनुमा लम्हे को एक ढोंग का नाम दे दिया। ये सच है कि शादी के बाद उन्होंने मीता को सच्चे मन से प्यार किया और उसे ही अपनी दुनिया मान लिया था। मीता को कब लगा कि उन्होंने उससे छल किया? वे दोनों हमेशा ही तो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। बच्चे हमेशा कहते हैं आप दोनों एक आइडियल कपल हो, मेड फॉर ईच अदर। सच ही कहा है किसी ने, आपकी हज़ारों अच्छी बातों पर एक गलती भारी पड़ जाती है। उसके बाद इंसान कैलकुलेटिव हो जाता है और हर घटना को एक अलग रंग देना शुरू कर देता है। मीता ने भी तो मायके जाने से पहले कहा था, आई फील चीटेड राजन। 28 सालों का अपना वैवाहिक जीवन मुझे आज तक मजाक की तरह लग रहा है। सच में कभी तुमने मुझे चाहा भी था या पूरी ज़िंदगी दिखावा ही करते रहे? बहुत समझाना चाहा उन्होंने। कैसी बात कर रही हो मीता? कब तुम्हें मेरे प्यार, निष्ठा या भरोसे में कमी दिखाई दी? मैंने पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाया है, तुम्हें ही चाहा और तुमसे अलग कुछ नहीं सोचा। अतीत के भूले बिसरे अध्याय को खोलकर तुम मुझे इस तरह कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती। मेरे प्यार पर सवाल नहीं उठा सकती। वो धुंधलाया कागज़ तुम्हारे प्रति मेरे विश्वास को कैसे भरभरा कर मरोड़ सकता है? मत जाओ मीता, मत जाओ। 30 साल पहले मेरे जीवन में जो आंधी चली थी उसका असर हमारे वर्तमान पर मत पड़ने दो। तुम पढ़ी लिखी हो, समझो प्लीज़। राजन की आंखों से आंसू बह निकले थे। कभी सोचा तक नहीं था उन्होंने 30 साल पहले की घटना जो अब उनकी चेतना पर से मिट चुकी थी एक तूफान बनकर सामने आ जाएगी। हमेशा फिट व चुस्त रहने वाले राजन, जिनकी तेज चाल को देखकर सब कहते थे कि इस उम्र में भी गजब की फुर्ती है, आज एकदम से 80 साल के बूढ़े लगने लगे थे। कांपते कदमों से वो अपने बेडरूम में गए। बेड के सिरहाने रखी कॉर्नर टेबल पर वो कागज़ रखा था, एकदम पीला पड़ चुका। अपनी सारी तहों में बरसों से लिपटा होने के बावजूद अनगिनत सिलवटों के बीच भी अपने शब्दों को उभारता सपाट सा वहाँ पड़ा था। उनकी यादों से तो कब के वे शब्द मिट चुके थे, फिर इसकी स्याही क्यों नहीं सूखी? पता नहीं इतने बरसों बाद क्यों ये बंद अतीत की कंदराओं से खौफनाक सच की तरह बाहर निकल आया था। अतीत का अंधेरा वर्तमान की सारी रोशनियों पर भारी पड़ जाता है कभी कभी। टेबल पर से राजन ने कागज़ उठाया तो उसका एक कोना फटकर नीचे जा गिरा। बीच में कुछ शब्द थे, राजन तुम्हारे साथ बीती वो रात मेरे साथ ज़िंदगी भर एक महकते फूल की तरह रहेगी, अमलतास के पीले फूलों की तरह। अंजुरी में हमेशा समेटे रहूँगी। किसी तरह का अपराध बोध नहीं है मुझे, तुम भी मत रखना। हम और तुम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, पर इन पलों में जो हुआ उसे नियति ही मान लेना हम दोनों के लिए सही होगा। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। शांता। हाँ, केवल शांता, तुम्हारी नहीं लिख सकती। शांता से वो उस रात के बाद कभी नहीं मिले। वो माँ की किसी बहुत पुरानी सहेली की बेटी थी और उनके यहाँ नया शहर होने की वजह से सिर्फ 2 रातों के लिए ठहरी थी। एक दूसरे से परिचय और उम्र के आवेग में दोनों बह गए थे। उसके बाद वो चली गई थी। प्यार तो क्या, उनके बीच स्नेह सूत्र के तार भी नहीं जुड़े थे। दोनों में से किसी ने भी उसके बाद मिलने या बात करने की कोशिश तक नहीं की थी। बस पता नहीं ये खत कैसे दबा रह गया था। मीता इन चंद शब्दों को पढ़ कैसे इतने लंबे साथ को झुठला सकती है? कहाँ तो वो शादी की वर्षगांठ जोर शोर से मनाना चाहती थी और कहाँ घर में सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। लीजिए, संभालिए अपनी पत्नी को। मीता को उसकी छोटी बहन नीता के साथ खड़े देख राजन हैरान रह गए। उन्होंने झट से शैंडलियर का स्विच ऑन कर दिया। हर ओर जगमगाहट हो गई। लगा अमलतास खिल गए हों। प्रसन्नता के पीले झूमर उनके चेहरे पर थिरकने लगे। अफसोस तो इसे भी हो रहा है, पर आई मेरे समझाने पर ही है। नीता में एक चुलबुलापन था।
आपका तो कोई लव अफेयर भी नहीं था, वन नाइट स्टैंड था, हो गया। 30 साल पहले की बात को लेकर अब लड़ना, व्हाट रबिश। लव अफेयर सभी के हो जाते हैं, पर शादी के बाद चीटिंग नहीं होनी चाहिए। और हम सब जानते हैं यू आर द बेस्ट हस्बैंड। और हाँ माई सिस्टर, अपने को बुद्धिजीवी कहती हो और इतनी बड़ी मूर्खता करती हो। अपने पति पर भरोसा करना सीखो। ही लव्स यू। अब गले मिलें, रोएं, सॉरी बोलें। मैं चलती हूँ। नहीं, कहने को कुछ था ही नहीं। मीता बेडरूम में गई और उस कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर फेंक दिया। राजन के सीने से लगते हुए बोली, घर में बिल्कुल भी कचरा नहीं रखना है। मीता को वो अपलक निहारने लगे। उन्हें लगा बाहर ही नहीं, घर में भी मानो पीले झूमर लटक रहे हों और हर ओर उनकी दमक फैल रही हो। अभी आप सुन रहे थे सुमन बाजपेयी जी की लिखी हुई एक बहुत ही सकारात्मक और खूबसूरत कहानी, क्या वो बेवफाई थी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको चैनल की लाइब्रेरी में भी प्रसिद्ध लेखकों की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।